Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes. All right. तो आज हम शुरू करते हैं क्या हमारा पेंडिंग टॉपिक फैक्टर्स अंडरलाइन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ओके, तो करें शुरू. सो इट्स आवर फोर्थ वीडियो टुडे. ओके, so let's start this. Okay, तो we had done with our behavioral model और आज हम शुरू करने जा रहे हैं cognitive model. ठीक है. So as the name says, cognitive. Cognition का मतलब क्या है? What do you mean by this word cognitive या cognition? It means any activity or anything related to thinking, right? Thinking से जुड़ा हुआ कोई भी activity जैसे reasoning, जैसे what else can be there? Cognition से जुड़ी हुई कोई भी activity जैसे problem solving, thinking, reasoning, और what else? Creativity is also a part of cognitive activity. So कोई भी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे हम थिंकिंग को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉग्निटिव, राइट? तो कॉग्निटिव मॉडल क्या बोल सकता है मैक्सिमम? यही कि जब हमारे थॉट्स करप्ट होने लगे या थॉट्स हमारे इनअक्यूरेट होने लगे, इरेशनल जब होने लगे, उसको हम बोलते हैं, मतलब जब थॉट्स में दिक्कत आने लगे उस चीज को डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, राइट? तो बेसिकली कॉग्निटिव मॉडल डिसऑर्डर्स के जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, जो रीजंस हैं, उनको क्या एक्सप्लेन करता है, किस तरीके से एक्सप्लेन करता है? ये कहता है दैट abnormal functioning can result from cognitive problems. कॉग्निटिव प्रॉब्लम यानी कि थिंकिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे abnormal functioning हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल में. So people may hold assumptions and attitudes about themselves that are irrational and inaccurate. मतलब हो सकता है जो इंडिविजुअल है उसने अपने आप के बारे में ही बहुत ही ज्यादा इरेशनल और इनअक्यूरेट assumptions अपने माइंड में बना ली है, राइट? और उसकी वजह से ही वो नेगेटिव सोचने लगा है, हर एक चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, सेल्फ ब्लेमिंग बहुत ज्यादा हो रही है. अगर भूकंप भी आया है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो दैट इज द थिंग, उस लेवल तक उनकी जो इरेशनल थिंकिंग है वो चल रही है. सो इन दैट केस तो हम कह सकते हैं ना, समथिंग इज नॉट नॉर्मल, राइट? So people may also repeatedly think illogical ways and make overgeneralizations. Overgeneralization क्या मतलब हुआ? जैसे कि अगर यहाँ पे आज मेरी एक गलती की वजह से सपोज दूध गिर गया है, तो मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए, और कल अगर कॉफी गिर गई है तो वो भी मेरी वजह से गिरी है. सो दैट इज द थिंग जहां पे इट्स सेल्फ ब्लेमिंग के साथ साथ ओवर जनरलाइजेशन चल रहा है कि एक सिचुएशन में जो रीजन हो सकता है वही रीजन दूसरी सिचुएशन में भी है, जबकि वो दोनों सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट है. फाइन. सो इस तरह की चीजें, इस तरह की इलॉजिकल चीजें जो है ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं. दैट इज दे मे ड्रॉ ब्रॉड एंड नेगेटिव कंक्लूजंस ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, what can be the example for this? थोड़ा सोचे, फिर हम बताएंगे, हम तो खैर बताएंगे ही. सी, अब आप इमेजिन करें कि आपको किसी ने बोला है कि या फिर आपने खुद के ऊपर एक एक स्टेटमेंट डाल दी है कि आई मस्ट टॉप इन द क्लास, मुझे हमेशा क्लास में टॉप पे ही रहना है. अगर आपके एक बार मार्क्स कम आते हैं तो क्या हो जाएगा? कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं बेवकूफ हूँ. जैसे आपने उन बच्चों को देखा है ना, उन बच्चों के बारे में सुना है ना कि 99%, 98%, 97% बोर्ड्स में स्कोर किया है, फिर भी सुसाइडल आइडिएशन है, सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, या इवन सुसाइड ही कर लिया है. व्हाट इज दैट? कॉग्निटिव इश्यूज, थिंकिंग से जुड़े हुए इश्यूज, और तो कोई दिक्कत है नहीं ना उसमें.
हम सोचते हैं कि नहीं 99 नहीं आए तो मतलब हम तो एक बहुत बड़ा फेलियर है, मतलब वो चीज उस लेवल की। सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कंक्लूजन एंड फ्रॉम अ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट, जो जरूरी चीजें नहीं है उनको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट एक बार आपसे गलती हुई तो हर बार आपसे ही गलती होगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नेगेटिव उसमें आ जाती हैं, तो वही जो है थॉट प्रोसेस होने लगता है, दैट इज कॉल्ड कि हमें उस नेगेटिव थिंकिंग और उस जो लूप बनता जा रहा है उसको हमें ब्रेक करना होगा। फाइन। नेक्स्ट ह्यूमनिस्टिक मॉडल क्या बोलता है, ये कहता है, इनका मानना क्या है कि ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इनका नेचर ही ऐसा है कि बहुत फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है एंड कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, अपने आप को जहां तक हो सके सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी वर्थ को यू नो प्रूव करने के लिए कि आई एम सो मच नो वर्थ इट, तो अपनी अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो लोग अचीव करना जानते हैं, दे आर दैट मच गुड, क्रिएटिव एंड कोऑपरेटिव। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ह्यूमनिस्टिक जो स्कूल है वो ये सोचता है, उसकी जो मेन थॉट है वो यही है। सो एग्जिस्टेंशियल वाले क्या बोलते हैं, that from birth we have total freedom to give meaning। पैदा होने से लेके जब तक हम जिंदा हैं तब तक के लिए हमारे पास पूरी एक फ्रीडम है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से चलाएं, हम अपनी एग्जिस्टेंस को क्या मीनिंग दें, किस तरह के प्रोफेशन में जाएं, कैसे लोगों की हेल्प करें, तो बेसिकली हम कैसे अपनी एग्जिस्टेंस को पॉजिटिव प्रूव करें, या फिर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर दें कि कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, जैसे कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करते हैं। सो दोज हु श्रिक फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग जो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, वुड लिव एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइव्स। उनके लाइफ में एक टाइप ऑफ खालीपन रहेगा, एम्प्टीनेस रहेगी, वो अपनी लाइफ में ऑथेंटिक कभी नहीं हो सकते, अपने ही चीजों का जो वो लोग कर रहे हैं, अपने जो काम वो है उनका कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, और अ टाइप ऑफ डिसफंक्शनल जो बिहेवियर है कि कुछ काम नहीं करना, खाली बैठे रहना, दे हैव नथिंग टू डू, दे डोंट हैव एनी यू नो, एक होता है ना कि हमारे अंदर एक हॉबी को भी पैदा करने की एक वो होता है कि चलो फ्री बैठे हैं डांस कर लेते हैं, फ्री बैठे हैं चलो कुछ कहानी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन ऐसे लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, टाइम पास करते हैं, ताश खेलना, गप्पे मारना, नेगेटिव चीजें आसपास एनवायरनमेंट में फैलाना, तो वो वाली चीजें जब आने लगती हैं तो एक इंसान को हम कह सकते हैं क्या, इंडिविजुअल इज नॉट नॉर्मल। ऑलराइट, ओके। सोशो कल्चरल मॉडल क्या कहता है, ये बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हमें सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट से भी देखना होगा। ठीक है, कि सोसाइटी का और कल्चर का उस अबनॉर्मल बिहेवियर पे क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी कि क्योंकि कोई भी बिहेवियर को शेप करने के लिए सोसाइटी के फोर्सेस का, फैक्टर्स का, जैसे फैमिली है, स्कूल है, और आपका फ्रेंड सर्कल है, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सबके नेटवर्क्स कहाँ पे हैं, किस तरह के नेटवर्क, सोशल नेटवर्क्स हैं आपके आसपास, और कंडीशन कैसी है सोसाइटी की, एक अच्छी, बहुत अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी से आते हैं या फिर लेबर क्लास से हैं या मिडिल क्लास से हैं, तो किस तरह के इन्वायरमेंट से आप आते हैं, एंड रोल्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट, तो आप किस तरह का रोल प्ले करते हैं, बेसिकली किस तरह के प्रोफेशन में आप हैं। So it has been found that certain family systems are likely to produce abnormal functioning। मतलब कुछ ऐसे फैमिली सिस्टम्स हो जाते हैं जहां पे फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होती, जैसे अगर फैमिली में बच्चों की किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी नहीं है, अगर एक रूम के अंदर 10-10 लोग रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि प्राइवेसी होगी? नहीं होगी, है ना। पेरेंट्स कभी भी बच्चों का फोन चेक कर रहे हैं, कौन सी फ्रेंड से के पास जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, मतलब बहुत सारे ओवर मतलब इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे की लाइफ में, ना सिर्फ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं, और जो भी हर एक इंडिविजुअल मतलब ओवरली इन्वॉल्व है इन ईच अदर्स लाइफ, तो वो चीजें कभी कभी सफोकेटिंग होने लगती हैं। इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम, इफ द फैमिली इज लविंग एंड केयरिंग, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, देन इट्स गुड। बट अगर वैसा नहीं है तो, नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो वो चीजें बहुत ह्यूमिलिएट करने लगती हैं, तो वहां पे जो है चीजों में डिस्टरबेंस आना बहुत नॉर्मल है।
स्टडीज क्या कहती हैं, पीपल हु आर आइसोलेटेड, या तो वो अकेले रहते हैं, एंड लैक सोशल सपोर्ट, जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है इन देयर लाइफ्स, आर लाइकली टू बिकम मोर डिप्रेस्ड। ऐसे लोग ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, एंड रिमेन डिप्रेस्ड, और डिप्रेशन में रह जाते हैं फॉर लॉन्गर, एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। यानी कि गुड फ्रेंड सर्कल, आसपास के लोगों का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, you can put a double star on this particular model. Why so? Because this is very important. Diathesis stress model ये कहता है कि कभी भी कोई भी जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है या अबनॉर्मेलिटी है, उसके मेन 3 रीजंस हो सकते हैं, या हम उसको मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए डायथीसिस का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर, मतलब बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें किसी भी डिसऑर्डर के होने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझे? मैं बताती हूँ। देखिए, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? हेरिडिटरी हो सकता है, या चोट वगैरह लगने की वजह से हो सकता है ना, समथिंग जो हम बाय बर्थ कैरी कर रहे हैं अपने साथ। प्रीडिस्पोजिशन मतलब पहले से अवेलेबल कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में उस वक्त हैं जब हम पैदा हुए हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स को किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर बहुत परेशान, स्ट्रेस में रही है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रही है, उसका असर बच्चे पे बहुत जल्दी दिखाई देता है। ऑलराइट, सो डायथिसिस इज द सेट ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो डायथिसिस को हम क्या कह सकते हैं, जहां पे अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन का रिजल्ट है बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन का होना। सी, अब इसका 3 मेन कंपोनेंट्स है, उनको आप मेजरली समझिए। द फर्स्ट थिंग क्या है? प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रिएशन। एब्रीविएशन एब्रीविएशन या एब्रिएशन था, आई थिंक ये स्पेलिंग शायद चेक करिएगा, डबल आर है यहाँ पे, या कुछ कुछ गड़बड़ है। विच मे बी इनहेरिटेड, मतलब जब हम पैदा हुए हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स को स्ट्रेस रहा है, डिप्रेशन रहा है, कुछ भी ऐसा रहा है जिसकी वजह, जिसका जो रिजल्ट है वो बच्चे के अंदर नजर आ रहा है, प्री डिस्पोजिशन है, बॉडी के अंदर ऐसे फैक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल है बायोलॉजिकली। फाइन, यानी कि इनहेरिटेड। ऑलराइट, तो यानी कि पैदा होते ही हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं। सेकंड क्या बोला इसने? डायथिसिस में कैरी अ vulnerability to develop a psychological disorder. This means a person is at risk or predisposed to develop a disorder. यानी कि उस इंसान का जो नेचर है, सी बाय बर्थ वी आर कैरिंग सम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, बट कुछ पर्सनैलिटी हमारी खुद की भी तो होगी ना, कुछ हमारे भी तो फैक्टर्स होंगे। तो हमारा नेचर भी नेगेटिव है। नेगेटिव है इन द सेंस सेंटी ज्यादा हो जाना, ओवरली थिंक करना। आपने कभी देखा बहुत छोटे बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं? आई हैव सीन, I was in school. I was a student of 8th class at that time. और हमसे junior थी. I think that girl was in class 5. I'm not able to recall her name or something, but हाँ. तो some extent उसका जो चेहरा है ना वो मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है. I don't know why. But she was so much tense ना. एक टेस्ट दिया गया था हमारा. हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में थे. I don't know किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. That girl also and me also. तो we were waiting for the results. और ये था कि क्योंकि उस टाइम पे बहुत पिटाई होती थी, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो डंडे पड़ेंगे, चांटे पड़ेंगे, तो बस हालत खराब होने वाली है। तो वी वर आल्सो अफ्रेड टू सम एक्सटेंट, डर लगता है ये सबको। बट दैट गर्ल वाज सो मच इंटेंस ना, सो मच टेंस, मतलब दीदी क्या होगा, क्या करेंगे, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, ये है वो, मतलब कॉन्टिन्यूसली शी वाज रिपीटिंग दोस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सिर्फ इनहेरिटेड नहीं हो सकता, ये उस बच्चे की खुद की पर्सनैलिटी भी थी, फाइन, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती है, ओवर थिंक करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका नेचर ही ऐसा हो जाता है, दैट इज देयर पर्सनैलिटी। फाइन, थर्ड कंपोनेंट सेज, अब बायोलॉजिकल हो गया, हमारी खुद की पर्सनैलिटी हो गई, तीसरी चीज क्या बची? सिचुएशन ना। तो अगर इन्वायरमेंट में, थर्ड कंपोनेंट क्या कहता है, इन्वायरमेंट में भी ऐसा कोई स्ट्रेसर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए आपके सामने, जैसे कोई बड़ा लॉस हो जाए, एग्जाम में आप फेल हो जाओ, या कुछ कुछ भी इस तरीके की चीज, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट अगर आपके लाइफ में हो जाता है, तो वो चीज साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी को लीड करेगी ही करेगी।
समझे? यही चीज है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। 3 चीजों के बारे में हमने बात करनी है। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, यानी कि इनहेरिटेड एब्रिएशन अगर है आपके अंदर। सेकेंडली आपकी पर्सनैलिटी। थर्डली द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फाइन, सो दैट इज इट फॉर टुडे। कल से हम डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। फैक्टर्स अंडरलाइन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। ऑलराइट, कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप मैसेजेस कर सकते हैं विद व्हाट ऑन माय चैनल, दैट इज साइकी चैट विद शिखा शर्मा। तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई प्रॉमिस आई एक्सप्लेन दैट थिंग, राइट? चलिए, तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, डू रिवाइज द चैप्टर and yes, take care. Bye bye. If you're liking the video, then please do like, subscribe and share the channel. Bye bye.